देखो जी, मैं कह रही हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों को एक घर में बिल्कुल भी नहीं ब्याहूंगी। आखिर मेरी बेटियां हैं, मुझे उनके बारे में निर्णय लेने का हक है। मधु जी अपना निर्णय सुनाते हुए बोली। अरे तुम्हें समस्या क्या है? दोनों भाई अपने पैरों पे खड़े हैं, अच्छा खासा परिवार है और दोनों बहनें एक ही घर में जाएगी तो एक दूसरे को संभाल लेगी। पति सागर जी उसे समझाते हुए बोले। देखो आपको समस्या नहीं है लेकिन मुझे समस्या है। मैंने कह दिया ना कि मैं अपनी दोनों बेटियों को एक घर में नहीं ब्याहूंगी तो नहीं ब्याहूंगी। कहकर मधु जी कमरे से उठकर चली गई। उन्हें कमरे में जाता देखकर सागर जी ने अपनी माँ निर्मला जी की तरफ देखा। पता नहीं कौन सी राग लेकर बैठी हुई है। कुछ समस्या है तो खुलकर भी बताए। जबकि ये और इसकी बड़ी बहन दोनों ब्याह कर इस घर में एक साथ आई थी। पर निर्मला जी की बात का सागर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो निर्मला जी ने अपना बोलना बदस्तूर जारी रखा। तू ही बता, क्या समस्या रही है दोनों बहनों को? आराम से तो रह रही है इतने सालों से इस घर में। इसकी पागलपंती के कारण अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। निर्मला जी की बात सुनकर अंदर मधु जी अपनी पुरानी यादों में खो गई। जब उनकी और उनकी बड़ी बहन सरिता की शादी एक साथ हुई थी और दोनों के पति भी सगे भाई ही थे, सागर और राजेश। शादी से पहले दोनों बहनों का रिश्ता कितना अच्छा था। सरिता हमेशा मधु का एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। शादी से पहले तो हमेशा साथ साथ ही रही। लोग भी कहते थे कि ये तो दो जिस्म एक जान है। जब सरिता के लिए राजेश का रिश्ता आया उसी समय सागर भी अपने बड़े भाई के साथ वहां सरिता को देखने के लिए आया था। जाहिर सी बात है कि जब बड़ी बहन के लिए रिश्ता आया हो तो छोटी बहन भाग भाग कर काम कर रही होती है। ऊपर से थी भी वो हंसमुख और चंचल। सागर के पिताजी को मधु भी पसंद आ गई और उन्होंने अपने छोटे बेटे सागर के लिए उसका भी हाथ मांग लिया। ये सुनकर तो उसके परिवार वाले बड़े खुश हो गए। आखिर दोनों बेटियां हमेशा साथ साथ रहती थी तो ससुराल में भी साथ साथ रह लेगी, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ी हो जाएगी। ये सोचकर उसके मायके वालों ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई और दोनों शादी होकर एक साथ इस घर में आ गई। मधु चंचल स्वभाव की थी जबकि सरिता गंभीर स्वभाव की। मधु अपने दिल की बात बेफिक्री के साथ कह देती थी जबकि सरिता अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं पाती थी। खैर दोनों आपस में मिलजुल कर हर काम संभाल लेती। जाहिर सी बात है कि जो इंसान हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, लोग उसके पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करना पसंद करते हैं। तो मधु की तारीफ ससुराल में बहुत होती थी। उसके काम में स्फूर्ति भी बहुत थी, इसलिए हर काम के लिए उसे आगे से आगे बोला जाता था। अधिकतर ससुराल वालों की जबान पर उसका ही नाम होता था। पर धीरे धीरे अब सरिता को मधु से जलन होने लगी थी। पर अपने स्वभाव के कारण वो खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाती थी, इसलिए मन ही मन कुढ़कर रह जाती थी। और धीरे धीरे मन में यही जलन इतनी बढ़ गई कि वो कब नफरत में तब्दील होने लगी खुद सरिता को ही पता नहीं चला। अब सरिता मधु के काम में मीन मेख निकालने लगी थी। बात बात पर उससे चिढ़ने लगी थी। उस आग में घी का काम कई बार ससुराल वालों की हरकतें भी कर देती थी। कई बार बाहर जाना होता तो निर्मला जी सरिता को तो घर के कामों के लिए घर पर रोक देती और मधु को अपने साथ जरूर ले जाती। जब वहां उनकी छोटी बहू के हंसमुख चंचल स्वभाव की तारीफ होती तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। पर उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि सरिता को इस बात का बुरा भी लगता होगा। ऊपर से जब ननद ललिता घर पर आती तो कहीं जाना हो तो मधु को अपने साथ ले जाती और कुछ नया खाने की इच्छा हो तो सरिता को बोल देती। सरिता खाना बनाने में अच्छी थी इसलिए ललिता उससे बोलती थी। लेकिन सरिता को तो ये लगने लगा था कि मुझे ही घर के कामों के लिए रोका जा रहा है, जबकि मधु को तो कोई काम के लिए कहता भी नहीं है। लेकिन उस दिन बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई जब निर्मला जी ने अपनी दोनों बहुओं की पहली शादी की सालगिरह पर सोने के झुमके बनवाए थे। लेकिन सुनार की गलती के कारण उस दिन वो झुमके एक जोड़ी ही दे पाया। जब शाम को दोनों जोड़ों ने केक काटा और बड़ों के पैर छुए तो उस समय निर्मला जी ने वो झुमके मधु को दे दिए, जिसे देखकर मधु भी बहुत खुश हो गई और उसने उसी समय वो झुमके अपने कानों में पहन लिए। लेकिन जब सरिता और राजेश ने निर्मला जी के पैर छुए तब निर्मला जी ने आशीर्वाद देते समय एक लिफाफा सरिता को पकड़ाते हुए कहा, बहू अभी तो फिलहाल तुम ये शगुन का लिफाफा पकड़ो। तुम्हारे झुमके नहीं आ पाए हैं। जो डिजाइन मैंने उसे बताया था सुनार ने वैसा नहीं बनाया। वो मुझे पसंद ही नहीं आए। तो वो 2 दिन बाद आ जाएंगे, तब मैं तुम्हें तुम्हारे झुमके दे दूंगी। लेकिन ये सुनकर सरिता ने बात को दिल पर ले लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर मधु ने अपने झुमके उतारते हुए कहा, दीदी आपको झुमके पहनने हैं तो लो आप मेरे झुमके पहन लो। सरिता उसका हाथ झटक कर अपने पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। उसके इस व्यवहार से सब लोग हैरान रह गए। तब मधु उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई और उसके पास आकर बोली, दीदी क्या हुआ? आपके झुमके भी आ जाएंगे, आप नाराज क्यों हो रही हो?
पर सरिता ने तब भी कुछ नहीं कहा। तब मधु फिर बोली, दीदी आपको झुमके पहनने हैं तो मेरे झुमके पहन लो, पर आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, नाराज होकर दिन तो खराब मत करो। देखो बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं दिन खराब कर रही हूँ? मैं? अरे मैंने क्या किया है? या तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। पता नहीं क्या सोचकर पापा ने तेरी शादी मेरे साथ इस घर में करवा दी। मैं तो इस घर में किसी को नजर ही नहीं आती हूँ। पूरे परिवार को बस अपनी बातों की चाशनी में लपेट कर रखा हुआ है। खुद तो महारानी की तरह हर जगह घूमती फिरती है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह घर के कामों में लगी रह जाती हूँ। तोहफा भी तेरे लिए आया है, मेरे लिए नहीं। मेरी इस घर में क्या कीमत है सब समझ में आ रहा है मुझे। और ये झुमके देकर कोई एहसान मत कर मुझ पर। ये झुमके भी तू ही रख ले और चाहे तो पूरे परिवार को भी तू ही रख। सब कुछ रख ले, मैं ही निकल जाती हूँ इस घर से। सरिता अपनी भड़ास निकालते हुए बोली। सुनकर मधु हक्की बक्की रह गई। इतना जहर भर चुका था सरिता के मन में उसके लिए। सरिता की ये बातें बाहर तक सुनाई दे रही थी। सुनकर सब लोग हैरान थे कि कैसे एक बहन दूसरी बहन से नफरत करने लग गई है। मधु से तो अब उस कमरे में खड़े भी होते नहीं बन रहा था, इसलिए वो अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में आ गई। राजेश ने कमरे में आकर सरिता को समझाना चाहा तो सरिता को सुनने को तैयार ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद सरिता अपना सामान पैक कर खुद ही अपने मायके रवाना हो गई। घर का हंसी खुशी का माहौल पूरी तरह से शांति में पसर चुका था। इधर सरिता को अपनी शादी के सालगिरह वाले दिन अपने मायके आया हुआ देखकर मायके वाले भी हैरान रह गए। जब उन्हें हर बात का पता चला तो उन्होंने भी सरिता को काफी समझाना चाहा, लेकिन सरिता जिद करके बैठ चुकी थी कि वो अब ससुराल में अपनी बहन मधु के साथ नहीं रहना चाहती। उसे हर हाल में अलग होना है। मायके वाले क्या ससुराल वाले क्या, खुद मधु और सरिता के पति राजेश ने समझाना चाहा, हर तरह की कोशिश कर ली, पर सरिता भी जिद लेकर बैठ चुकी थी। आखिर थक हार कर निर्मला जी को अपने दोनों बेटों को अलग करना ही पड़ा। एक ही शहर में दोनों अब अलग अलग जगह पर रहते थे। अब दोनों बहनों के रिश्ते में पहले वाला प्यार था ही नहीं। रिश्तों में नफरत की खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि लाख कोशिशें के बावजूद भी वो खाई पटने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही कारण था कि आज इतने साल बाद जब मधु जी की दोनों बेटियों की शादी की बात चली तो वो अपनी दोनों बेटियों की शादी एक घर में करने को तैयार नहीं थी। खैर तभी बाहर से निर्मला जी की आवाज आई, जो शायद सागर जी को समझाने की कोशिश कर रही थी। देख ले बेटा, समझा अपनी पत्नी को, इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आखिर बेटियों की जिंदगी का सवाल है। आपका कहना ठीक है माँ, आप अपनी जगह पर सही बात बोल रही हो, लेकिन हमने तो अपने घर में ही देखा है ना, आज दोनों बहनों में बोलचाल तक नहीं है। भाभी मधु से बात करना भी पसंद नहीं करती। देखा नहीं था आपने कैसे अपने बेटे की शादी में भी उन्होंने मधु को मेहमान की तरह बुलाया था। मेरी बेटियों के स्वभाव में भी फर्क है। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ भी ये कहानी हो, इसलिए मैं मधु के पक्ष में हूँ। अगर वो चाहती है कि मेरी दोनों बेटियां एक घर में ना जाए तो मुझे ये फैसला मंजूर है। आखिर जिंदगी भर की बात है, दोनों बहनों का रिश्ता जिंदगी भर रहे, हम भी यही चाहते हैं। पता नहीं देवरानी जेठानी बनते ही रिश्तों में दरार क्यों आ जाती है। सागर जी ने ये बात कहकर बात को वही खत्म कर दिया। अब निर्मला जी ने भी ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। जब सब लोग एक तरफ थे तो वो भी क्या कहती।